अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टिशियोमेट्री। इससे पहले भी 9th क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, लेकिन इसमें और जो 9th क्लास में पढ़ा था उसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए थे। और ये जो चैप्टर अब 15 दोबारा से स्टिशियोमेट्री के नाम से आया है, इस चैप्टर में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है गैसेस का। क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनका सारा डिस्कशन की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि कोई सोल्यूशन है तो वो कितना कंसंट्रेटेड है। तो क्योंकि हम पहले भी 9th क्लास में ये कुछ सीख चुके हैं, किसी भी सोल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हो किसी एलिमेंट में, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, तो ये सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे और मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन दी गई है मोलर वॉल्यूम। अच्छा, अब आप सबसे पहले इसका नाम देखें, मोलर। मोलर का मुराद है कि हम उसके मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होगा कि एक मोल का वॉल्यूम कितना है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, गैस लॉस पढ़े थे, उसमें गैस के वॉल्यूम की ही बात की गई थी। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने कहा कि गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, या चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम की बात की कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस वो चेंज हो जाता है प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने से। अब किसी भी गैस का जब वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ये प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज जो है ये स्टैंडर्ड लेनी है। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि उनको हमने चेंज नहीं करना है। मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज ली गई हैं वो रूम टेम्परेचर पे ली गई हैं, और इसको नाम दिया गया है RTP। R स्टैंड फॉर रूम, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम, उसको मोलर वॉल्यूम बोल रहे हैं। और वो मोलर वॉल्यूम एक्चुअली है क्या है कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम। और जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यू है, उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया गया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 टोर है इसको स्टैंडर्ड लिया गया है। तो गैसेस का मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हुए रूम टेम्परेचर, प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर उसको केल्विन में लिया जाए तो वो 298.15 केल्विन है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर है। चले मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन देखते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP. This is called the molar volume. अब ये आपको मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं उनका अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब, मतलब एक फिक्स अमाउंट होगी। और ये क्यों फिक्स होगी, अगर आपको याद हो तो जब हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि किसी भी चीज का जो एक मोल है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, जो कि हमने पढ़े थे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जी, 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब पार्टिकल इसमें एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। अगर किसी भी एक एलिमेंट का 1 मोल में इतने पार्टिकल है, तो क्योंकि अब यहाँ पे हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए कहते हैं कि 1 मोल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, और वो कितना है 24 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को हम बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से आप ये बात समझ जाएं कि कोई भी गैस हो, उसकी मास से जो भी हो, लेकिन अगर उसका 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब है, जिसको हमने नाम दे दिया मोलर वॉल्यूम का। तो इसका मतलब हुआ कि मोलर वॉल्यूम जो है वो गैस पार्टिकल्स के या गैस की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बल्कि उसके मोल के ऊपर डिपेंड करता है। जितने मोल होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका मोलर वॉल्यूम होगा। अब ये मोलर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हम किसी भी गैस के मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस के बारे में कहा गया है, उसके आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो उसका गिवन वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाई कर रही है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब है। अब मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन दी 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 24 डेसीमीटर क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है कि 1 मोल के अकॉर्डिंग
किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 24 डेसीमीटर वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय 1 मोल और 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी ऑक्युपाइड बाय 1/24। लेकिन हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमने इसके मोल्स फाइंड आउट किए तो 2.5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मोल्स आ गए वो 0.10 मोल आ गए, और मोल किसके? नाइट्रोजन के। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मोलर वॉल्यूम के जरिए आपने उस गैस के मोल्स फाइंड आउट कर लिए कि आपको कोई गिवन वॉल्यूम था और मोलर वॉल्यूम का फार्मूला यूज करते हुए हम उसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस सोल्यूशन को देखते हुए देखें कि यहाँ पे एक हमें फार्मूला डिराइव हो गया कि जब भी किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो उसका फार्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट आरटीपी ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये 2.5, यहाँ पे 2.5 क्या था? जो वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम, जो कि एक फिक्स वैल्यू है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला डिराइव किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब इसी फार्मूले को देखते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आती जाएगी जी। एग्जाम्पल देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी। अब यहाँ पे आपको 0.5 मोल मतलब मोल्स दे दिए गए हैं और आपने फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम। तो हम फार्मूला को यूज करें। हमारा फार्मूला क्या था कि किसी भी गैस के मोल फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम। अब हमने ये फार्मूला सीखा है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जबकि हमें मोल्स दे दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमें दिए गए हैं वो कितने हैं? 0.5। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 0.5 मोल्स है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस हमने फाइंड आउट करना है, जबकि मोलर वॉल्यूम जो कि एक फिक्स वैल्यू है 24। तो क्या होगा? ये 24 इधर जाके 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट कर लिया जो कि कितना है? 12 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। अब यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज चेंज की गई है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल नहीं बताए गए बल्कि उसकी मैस दे दी गई है 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे प्रीवियस क्लास 9th क्लास में हमने यही बात तो सीखी थी कि अगर किसी भी एलिमेंट के ग्राम्स दिए गए हो तो उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस होता है 44, जबकि यहाँ पे इसकी गिवन मैस हमें कितनी दी गई है? 200 ग्राम। और हमने फाइंड आउट करने इसके मोल्स। तो मोल का फार्मूला क्या था? गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। और गिवन मैस हमारे पास कितनी है? जो ये दी गई है 200 ओवर 44 इसकी मॉलिक्यूलर मैस है। अब ये 44 कैसे आया? कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला CO2, कार्बन की 12 होती है जबकि ऑक्सीजन की एक की 16। तो 16 मल्टीप्लाई 2 करें 32, 32 प्लस 12, तो यहाँ पे ये आंसर 44 आ जाएगा। चलें आए इसके सोल्यूशन की तरफ। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब इस फार्मूले को अगर अरेंज करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा गया है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला कैसे रीअरेंज होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम हमें पता है फिक्स वैल्यू है कितना? 24 डेसीमीटर क्यूब है। और नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिए गए थे, तो यहाँ पे हमने खुद से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैस ओवर मोलर मैस 200 ग्राम ओवर 44 और मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम जो कि 24 डेसीमीटर क्यूब है। इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो 109 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया आपका। चले यहाँ पे क्विक चेक की तरफ आते हैं। इसमें क्या कहा गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और वॉल्यूम आपको दिया गया है 100 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे कि अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स
जी देखें, अमाउंट का मतलब हमने उसके मोल फाइंड आउट करने हैं। गिवन वॉल्यूम हमें 100 डेसीमीटर क्यूब दिया गया है और मोलर वॉल्यूम जो कि फिक्स अमाउंट है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम हमें दिया गया है 100 डिवाइडेड बाय 24। तो यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 4.166। जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब भी कोई सोल्यूशन बन रहा है, अब हमें पता है कि सोल्यूशन के टू पार्ट्स हैं। एक को हम बोलेंगे सोल्यूट, जब वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन बनाता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बना रही है। अगर सोल्यूट की अमाउंट थोड़ी है तो उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी, और अगर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो वो उतना ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज measure of the amount of the solute that has been dissolved in the given amount of the solution or solvent। मीन सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बना रही है वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स या मोल्स में। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है वो देखें, क्योंकि हमने बात की ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट की। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो उसकी मैस है। मैस यहाँ तो उसकी ग्राम्स में एक्सप्लेन की जाएगी या मोल में, और कितने वॉल्यूम में वो डिसॉल्व हो रही है। तो वॉल्यूम जो लिया जाता है यहाँ तो डेसीमीटर क्यूब में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मैस क्योंकि ग्राम में ली तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो सकता है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे आपने इसका यूनिट याद रखना है कि किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी होगी या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब अगर आपको सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी बता दी जाए और सॉल्वेंट की कितना वॉल्यूम लिया गया है तो आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आप पे कहा गया है कि आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और किसमें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब सोल्यूट हमारा कितना है वो 20 ग्राम दे दिया गया है सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, और सॉल्वेंट की इसमें अमाउंट कितनी है, वॉल्यूम कितना है, 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। तो सोल्यूशन सिंपली क्या है कि कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था कि मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम में हमें कितनी दी गई है 20 डिवाइडेड बाय और वॉल्यूम 0.2 डेसीमीटर। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन, किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको सोल्यूट की मैस दी गई हो और आपके सॉल्वेंट का वॉल्यूम बताया गया हो तो। चले नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, देखें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे सोल्यूट की जो तादाद या अमाउंट बताई गई है वो कितनी है 1.8 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आपने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो चेंज बात की गई है, जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में, लेकिन हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग देखा था कि जब भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में है। इसका मतलब हुआ कि हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है, इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे, 500 को 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में भी देखें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डेसीमीटर क्यूब 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारा वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम भी हमें पता है डेसीमीटर क्यूब में, और उसकी कंसंट्रेशन या उसके कितने ग्राम 1.8 दिए गए हैं। कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी, सिंपली क्या करेंगे कि जितने उसके ग्राम दिए गए हैं उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। जी नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे आपसे कहा गया मैस ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड आउट करनी है, मतलब आपने उसके ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। इन डिसॉल्व इन द 2 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको दिया गया 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन टू गेट अ सोल्यूशन विद द कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आपको उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता दी गई है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम उसका कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने मास ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम फाइंड आउट करनी है। तो उसी फार्मूले को रीअरेंज किया गया है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली क्या होगा, कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम वॉल्यूम के साथ। तो कंसंट्रेशन हमें दी गई है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम था 2। तो मास ऑफ दी सल्यूट या मास ऑफ कॉपर सल्फेट हमारे पास जो आ जाएगी 30 ग्राम आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको देख लेते हैं। मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी बोथ रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन अ सोल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन की बात की जाए या मोलैरिटी, तो दोनों का मतलब ये है कि आप किसी भी सल्यूट की कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि वो सोल्यूशन में कितना है, मतलब एक सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि आपने सल्यूट की अमाउंट देखी है कि वो किस हद तक उसमें डिसॉल्व हुई है। जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इससे पहले जो हमने जितनी एग्जांपल सॉल्व किए हैं वहां पे जो कंसंट्रेशन थी वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में थे। अब यहाँ पे ये यूनिट चेंज हो गया है, यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपने सल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए। अब सल्यूट यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे हमें उसके ग्राम्स बताए गए हैं। तो हमने इन ग्राम्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मोल का फॉर्मूला जी, मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन मास कितनी है 10 और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है यहाँ पे सोडियम की 23, ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन की 1। इन सब को ऐड करें तो इसकी मॉलिक्यूलर मास बनती है 40। जी तो मोल्स हमने फाइंड आउट किए, मोल्स कितने आ जाएंगे 0.25 मोल। तो सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन में भी ये किया गया, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम दी गई है, जबकि इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए इसकी गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 0.25 मोल आ गए। अब हमने क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करनी थी, सिंपली क्या करेंगे कि इसके मोल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम हमें यहाँ पे 1.2 दिया गया था, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1.2, तो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ गई। जी क्विक चेक में एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें। What mass of copper sulfate is present in 50 cubic centimeter of a 5 into 10 raised to power -2 mole per decimeter cube aqueous solution। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझें कि आपको यहाँ पे व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट पूछा गया है। इसका मतलब है कि आपने कॉपर सल्फेट के ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं और वॉल्यूम कितना दिया गया है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम जो करना है वॉल्यूम को चेंज करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम को आपने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 50 को आप 1000 के साथ डिवाइड कर दें। जी ये आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। जी ये कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड आउट की है वॉल्यूम, यहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ आपको। 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब आ गया, यही हमने कैलकुलेशन की है। अच्छा जी अब इस क्वेश्चन में देखें, आपको जो नेक्स्ट बताया गया है 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखें 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मोल में दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उससे मास पूछी गई है जो कि हमने ग्राम में फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, हम क्या करते हैं कि पहले उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि मोल में दी गई है, हम इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे आपको दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻2, तो कंसंट्रेशन जो आपने यहाँ पे लिखनी 5 इंटू 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल हमने फाइंड आउट करने हैं, इसलिए यहाँ पे मोल ऐसे ही लिख दिया, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में जो हमने ये फाइंड आउट किया था 0.05, तो 0.05 आपका वॉल्यूम है।
अब यहाँ पे जो 0.05 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मोल की जो वैल्यू आ जाएगी जी 5 इंटू 10⁻⁻²। इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर जब लेनी है तो आपने ये वाला बटन इसको प्रेस करें और यहाँ पे ये देखें ये पावर का आ गया। पावर हमारी कितनी है, -2, तो -2 हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ करना है, 0.05 के साथ। मल्टीप्लाई 0.05 तो 0.05 और इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको दूसरी टर्म में अगर लेके आए, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये 2.5 इंटू 10⁻³ आ गया। तो आप अपनी वैल्यू लिखें 2.5 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास मोल आ गए। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आपने मैस फाइंड आउट करनी है और वो मैस जो आपने ग्राम्स में फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपली इन मोल्स को ग्राम में चेंज कर देंगे। तो अगर आप मोल का फार्मूला देखें, मोल इज मैस इन ग्राम या गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करनी है, मोल आपको यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट कर चुके हैं 2.5 इंटू 10⁻³ मोल। जबकि मोलर मैस, कॉपर सल्फेट की मोलर मैस, अब कॉपर सल्फेट की मोलर मैस कितनी होती है, कॉपर की होती है 63.5, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको ले लेते हैं 64। और सल्फर की यहाँ पे 32 और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 एटम के लिए यहाँ पे इसकी हो जाएगी 64। तो इसका ये कलेक्टिव करें तो ये तकरीबन 160 आ जाती है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस भी या मोलर मैस 160 आ गई। ये मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करनी है। मोल आपको दिए गए हैं 2.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई ये जो इसकी मोलर मैस फाइंड आउट की थी 160 इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ये आंसर ऑलरेडी मौजूद था 2.5 इंटू 10⁻³ इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 160 से। तो यहाँ पे ये देखें ये आंसर 2.5 ये आंसर हमने लिया और मल्टीप्लाई 160 तो हमारे पास इसकी मैस इन ग्राम आ जाएगी 0.4 ग्राम्स। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया जिसमें पूछा गया था मैस ऑफ कॉपर सल्फेट आपने फाइंड आउट करनी थी। तो लास्ट में हमने मैस जो फाइंड आउट कर ली जो कि 0.4 ग्राम आ गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। तो सबसे पहले तो ये हम अपने इस टॉपिक को समझते हैं कि इसमें एक्चुअली कहा क्या गया है। आपने यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें एसिड और बेस को टाइट्रेट किया जाता है, जिसमें से हमें किसी एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम या कंसंट्रेशन पता होती है और किसी दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम या उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। ये लेबोरेटरी टेक्निक है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल कॉपी में ये होता है और लैब में आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में देने का मकसद है कि आपको लैब में जाने से पहले इसको तरीके की समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने किसी एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। अब एम्पिरिकल डाटा से मुराद है कि कोई भी डाटा जो आप ऑब्जर्वेशन से लें या लेबोरेटरी टेक्निक यूज करते हुए लें, मतलब कोई डाटा जो आपने कलेक्ट किया है अपनी ऑब्जर्वेशन से या लैब में काम करते हुए, उसको हम बोल रहे हैं एम्पिरिकल डाटा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली आपका प्रैक्टिकल वर्क का टॉपिक है। तो बुक में दिया इसलिए है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें कि कैसे आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और किस तरीके से आपने किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इस टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद द सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टिल द एंड पॉइंट इज रीच। अब दो सोल्यूशन के दरमियान टाइट्रेशन की जाएगी, उसमें से एक सोल्यूशन ऐसा होगा जिसकी हमें कंसंट्रेशन का पता होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन का पता होगा तो दूसरे की फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम एक्चुअली उन दोनों सोल्यूशन का रिएक्शन देखेंगे। जैसे मैंने ये भी बोला कि टाइट्रेशन में एसिड और बेस की टाइट्रेशन की जाती है। अब एसिड और बेस का रिएक्शन देखते हैं और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किसी एक के नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं और इस तरीके से दूसरे के पता चलाए जा सकते हैं। जैसे देखिए फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो यहाँ पे जो बात है कि केमिकल इक्वेशन हो लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही आपको पता चलता है कि किस सोल्यूशन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं. For the reaction between the two solutions, the volume of the two solution used during the titration and the concentration of the other solution. तो अब ये जो वॉल्यूम है ये हमें अपनी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है. लेबोरेटरी टेक्निक है, जब लैब में हम काम करते हैं तो उसमें एसिड या बेस का वॉल्यूम देख लेते हैं और किसी एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखें तो आपको कुछ डाटा गिवन है और आपने वहां से इसको सॉल्व करके देखना है कि किसी भी एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ आए. पहले तो एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है. आ टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. अब वैसे मैंने बात की कि टाइट्रेशन जो है वो एसिड और बेस के दरमियान हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है. टिल द एंड पॉइंट इज रीच. एंड पॉइंट रीच हो गया है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है. अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है. 15 cubic centimeter of solution of sodium hydroxide having a molar concentration of 0.5 mole per decimeter cube is used. अब यहाँ तक जो हमें डेटा दिया गया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया गया है, वो कितना है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब आपने याद रखना है कि जब भी किसी सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में था, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया तो हमारा सबसे पहला काम जो यहाँ पे होगा कि हमने इस वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना होगा. फिर उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो दूसरी बताया गया है, इसकी कंसंट्रेशन बताई गई है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन है. अब ये दोनों बातें जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के लिए हैं. आगे देखें. इज यूज टू न्यूट्रलाइज 23 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl. तो इसका मतलब हुआ ये HCl का वॉल्यूम बता दिया गया. अगेन यहाँ पे दोबारा कहूंगी कि वॉल्यूम क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना होगा. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो आपने यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं. देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम इस रिएक्शन की देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस वाटर. जी स्टूडेंट, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें. अब यहाँ पे कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. अच्छा जी, अब हमें गिवन जो डाटा दिया गया था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 15 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया था. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू डेसीमीटर क्यूब. तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दें. तो यहाँ पे ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 0.015 डेसीमीटर क्यूब आ गया. जी स्टूडेंट्स, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी कंसंट्रेशन दी गई है. तो आप अगर देखें कंसंट्रेशन का जो हमारे पास फार्मूला बनता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर वॉल्यूम. अब इस कंसंट्रेशन से क्योंकि हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.5 दी गई है और वॉल्यूम जो हमें दिया गया था 15 क्यूबिक सेंटीमीटर उसको हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया है. तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के. ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैलकुलेशन के लिए दे रही हूँ. क्यों दे रही हूँ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल पता होंगे तो हम HCl के मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की है वो है 0.5 और इसका वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वॉल्यूम कौन सा जो हमने डेसीमीटर क्यूब में लेना है और वो कितना हमने फाइंड आउट किया था 0.015. तो एक्चुअली हम ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो मोल आ जाते हैं वो आ जाएंगे 0.0075 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे आप इसकी सोल्यूशन की तरफ आए. ये देखें यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड किए. कैसे, मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम. यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है. तो जितनी कंसंट्रेशन है उसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.075 मोल आ गए. यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली सोडियम हाइड्रोक्साइड की. अब आते हैं हम अपने एसिड की तरफ. क्वेश्चन में एसिड का जो वॉल्यूम दिया गया था वो था 23 क्यूबिक सेंटीमीटर. हमने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज किया डेसीमीटर क्यूब में. तो एसिड का जो वॉल्यूम है वो 0.023
डेसीमीटर क्यूब आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है कि हमने HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। एसिड का वॉल्यूम तो हमारे पास है 0.023, लेकिन इसके मोल नहीं है। अब मोल कैसे पता चलेंगे? अब आते हैं अपनी बैलेंस इक्वेशन की तरफ। तो बैलेंस इक्वेशन में देखें, जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के उतने ही मोल HCl के। यहाँ पे कोई नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1। तो 1 मोल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 1 मोल ही HCl होगा। यहाँ पे हमने अपनी कैलकुलेशन में जो 0.075 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट किया था, इसका मतलब है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स हैं तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग HCl यानी एसिड के भी इतने ही मोल्स होंगे। तो अब हमें मोल्स भी पता चल गए एसिड के, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। तो अगर HCl के मोल 1 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 1 है तो फिर HCl के कितने बनेंगे? 0.075। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल क्या थे? ये 0.075 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो डेसीमीटर में क्यूब, और वॉल्यूम क्या था जो हमने डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट किया था? 0.023। तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन आ गई जो कि कितनी है? 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने इस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। यहाँ पे देखें आपसे एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड C2O4H2 solution to exactly neutralize 25 cubic centimeter of 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब KOH सोल्यूशन। अब यहाँ पे बात वही की गई है, एक एसिड का सोल्यूशन दिया गया और एक KOH का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस सोल्यूशन में हमें गिवन डाटा क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए अपने गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो यही मेथड जो आपको एग्जाम्पल में समझाया गया है और एक दूसरा मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको करवाती हूँ, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके तरीके से सॉल्व करें, आंसर हमारा दोनों सूरतों में सेम आएगा। तो पहले मैं इसी मेथड से कराती हूँ जिस मेथड से आपको एग्जाम्पल करवाई गई है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो हमारा डाटा दिया गया है, यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का अगर डाटा देखा जाए तो उसका हमें क्या दिया गया है, आपने यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि आपको इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी दी गई है? 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी आगे देखें, टू एग्जैक्टली न्यूट्राइज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब KOH सोल्यूशन। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में दी गई है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है इस 25 क्यूबिक सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि 25 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा 0.025 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, दूसरी बात जो KOH की कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी यहाँ तक ये हमारा गिवन डाटा था। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें जी स्टूडेंट, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा कंसंट्रेशन एसिड और बेस के साथ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके मोल्स को देख लेते हैं कि बेस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं जबकि ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है। अब ये बात आगे हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हमारे पास 0.025 डेसीमीटर क्यूब, जबकि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हमें पता था कंसंट्रेशन का फार्मूला, जी कंसंट्रेशन है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन भी पता है और उसके वॉल्यूम भी पता है, तो उससे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये 0.025। तो हमारे पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो 0.0025 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गए।
अच्छा जी, दोबारा बता दूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमने क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमें पता होंगे तो वहां से हम ऑक्सैलिक एसिड के मोल फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ऑक्सैलिक एसिड के कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, जबकि मोल हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं दोबारा अपने ऑक्सैलिक एसिड की तरफ। ऑक्सैलिक एसिड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो अगर इसी फार्मूला को अरेंज करें तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आए, यहां पे देखें ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल, मीन ऑक्सैलिक एसिड उसकी निस्बत हाफ है, यहाँ बेस जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उससे डबल है। तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगर 0.0025 मोल्स हैं तो इससे हम ऑक्सैलिक एसिड के फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे हो जाएंगे कि उसको हम हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2, मीन ऑक्सैलिक एसिड उससे हाफ है। इसलिए ऑक्सैलिक एसिड के मोल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मोल विल बी इक्वल टू, यहां पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स दिए गए हैं 0.025 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल आ जाएंगे और वो कितना आ जाएगा 0.00125। अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल भी पता चल गए, कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी और हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम विल बी इज इक्वल्स टू मोल जो कि आगे 0.00125 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे देखें 0.1 मोल दी गई थी, तो 0.1 मोल जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0125 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। जी स्टूडेंट, ये तो एग्जाम्पल मैंने समझाई है जिस तरीके से आपको ये करवाई गई थी। मैंने इसके स्टार्ट में बताया था कि ये 2 मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं अगला मेथड बताती हूँ, आप वो देखें, वो इसकी निस्बत ज्यादा इजी है। जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, अब उसमें वही हमने सबसे पहले जो है वो अपना डाटा लिख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड की बात की गई है तो एसिड का डाटा हम लिखते हैं। अब एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको हम m से कर लेते हैं, m1, और वो कितनी आपको क्वेश्चन में दी गई थी, m1 थी आपकी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपने इसका फाइंड आउट करना है और इसके नंबर ऑफ मोल, इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन लिखी थी उसमें नंबर ऑफ मोल 1 थे, जो मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ। अब हम लिखते हैं अपना बेस का डाटा। अब एसिड के लिए अगर हमने m1 यूज किया है और एसिड का वॉल्यूम के लिए v1 कह देंगे और n1, जबकि बेस का डाटा जो है हम उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम इसकी m2 यूज कर लेंगे। m2 जो उसकी कंसंट्रेशन दी गई है, और वो कंसंट्रेशन कितनी दी गई थी हमारे पास 0.1, जबकि इसका वॉल्यूम v2 आपको दिया गया था सेंटीमीटर में था, लेकिन हमने क्योंकि इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया था और वो डेसीमीटर क्यूब में चेंज करके हमारे पास कितना आया था 0.025 डेसीमीटर क्यूब। और n2 नंबर ऑफ मोल्स हम इसके देख लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेस के जो मोल थे वो 2 मोल थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से, एक और फार्मूला जो टाइट्रेशन का फार्मूला है जो हम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में भी यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि टाइट्रेशन करते हुए किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन बेस की कंसंट्रेशन की इक्विवेलेंट कैसे लेंगे। फार्मूला मैं लिख रही हूँ m1 v1 ओवर n1। अब ये सारा किसका था, एसिड के लिए, और इक्वल टू बेस के लिए। बेस के लिए हम ऐसे लिखेंगे m2 v2 ओवर n2। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना था एसिड का v1। तो आप यहाँ पे देखें एसिड का वॉल्यूम हम v1 इधर ही लिखते हैं, और ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा m2 मल्टीप्लाई v2 ओवर n2 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जा
इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से रीअरेंज हो गया। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम लोग। M2 कंसंट्रेशन थी बेस की, जो कितनी दी गई थी 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम V2 हमारा बेस का वॉल्यूम था, वो कितना है 0.025, 0.025 ओवर N2 क्या आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारी इस इक्वेशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, जबकि ऑक्सैलिक एसिड की नंबर ऑफ मोल 1 है। तो इसलिए N2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2, आगे मल्टीप्लाई N1, ऑक्सैलिक एसिड के मोल वहां पे थे 1 ओवर ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन थी 0.1। अब यहाँ पे इसको आसान सा तरीका सॉल्व करने का है कि देखिए ये 0.1 है और ये 0.1, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। चलें, ये हमारा कैंसल आउट हो गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई 0.025, वही वैल्यू आ गई और उसको डिवाइड कर देना 2 के साथ। तो यहाँ पे आप देखें इसका सोल्यूशन क्या बनेगा 0.025 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट फार्मूले से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इसका आंसर ये दिया गया है ये, और जो हमने ऊपर जो एग्जाम्पल वाले तरीके से सॉल्व किया था ये आंसर देखिए, दोनों सूरतों में ये हमारे आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको जो मेथड इजी लगता है, ये वाला मेथड इजी लगता है, इस तरीके से सॉल्व कर लें, या जो एग्जाम्पल में आपको मेथड दिया गया आप उस तरीके से सॉल्व करें। दोनों मेथड इसमें बिल्कुल ठीक होंगे और आप इस तरीके से अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले तो टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक में क्या क्या गया। परसेंटेज कंपोजिशन, किसकी परसेंटेज कंपोजिशन? जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, और उसको सॉल्व करने के 3 मेथड आपको बताए गए हैं, बाय मास, बाय इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारे टॉपिक की डिस्कशन यही होगी कि हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी कंपोजिशन कितनी है, और उसको हम 3 डिफरेंट वे से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का मतलब हुआ किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट कितने परसेंट है। अब आपको कैसे कि अगर नहीं समझ आ रहा कंपाउंड या एलिमेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, तो अगर आप वाटर का फार्मूला देखें H2O, तो इसमें हम कहेंगे कि वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आप कोई और फार्मूला देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का देख लें H2SO4, और इसमें आपने एलिमेंट देखने हो, इसमें कितने एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया और ऑक्सीजन। तो हमने जो यहाँ पे आज फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट की, हर कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और वो कितने परसेंट उसमें प्रेजेंट है, ये चीज हमने यहाँ पे सर्च करनी है और इसको हम देखेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर टू द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। क्या बात की गई है कि किसी भी कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। मीन अगर कंपाउंड का 100 ग्राम हो तो उसमें कोई भी एलिमेंट की कितने ग्राम प्रेजेंट है वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। अब परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला भी दिया गया है। तो फार्मूला देखते हैं हम जी, देखते हैं फार्मूला। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो उसका फार्मूला देखें, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला मास मीन कंपाउंड जो है जितने एलिमेंट से बना उसके हम कैलकुलेट करेंगे, या यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट मतलब सिर्फ उस एलिमेंट की मास, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला हो गया। आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। आपको बताया गया है कि परसेंटेज कंपोजिशन यूजफुल क्यों होती है। क्यों यूजफुल कंसेप्ट है कि पहली बात है कि डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी डिटरमिन करनी हो तो उसके लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा, या उसका इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट की जाती है बाय थ्योरेटिकली एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आप एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं।
एग्जाम्पल है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखें ये एक कंपाउंड है और इसमें एलिमेंट कौन कौन से, एक कैल्शियम एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन और तीसरा इसमें हो गया हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो हमने इसकी फार्मूला मैस फाइंड आउट करनी है कंपाउंड की। फार्मूला मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखें कैल्शियम की होती है 40 प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की 16 है 16 और हाइड्रोजन की होती है 1, लेकिन यहाँ पे 32 इसलिए लिखा गया है क्योंकि होल यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगा और वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 32 प्लस 2 किया गया है और इसकी फार्मूला मैथ हमारे पास बन जाएगी 74। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रही तो हम क्या करते हैं कि 16 प्लस 1 ऐड कर देते हैं 17 और फिर उस 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 34। तो 40 प्लस 34 करें तो भी ये हमारा आंसर 74 ही आता है। दोनों तरीके से आप इसकी फार्मूला मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे अलग-अलग कर लें और चाहे इसको कलेक्टिव करके फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जी अब यहाँ पे हमने फार्मूला मैथ फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखना है कि एलिमेंट के लिए कैसे करेंगे। अब एलिमेंट, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, कैल्शियम, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या था, कैल्शियम, कैल्शियम की मैस यहाँ पे कितनी है 40 ओवर जो टोटल मैस हमने फाइंड आउट किया 74 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी 54.05%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है इसलिए यहाँ पे हमने इसको 32 लिखना है। 32 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई 100 43.24%। एंड इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 ओवर 74 मल्टीप्लाई 100 तो 2.70%। तो ये इस फार्मूला अप्लाई करके हमने ईच एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहले एग्जांपल देखें, 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट, it gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Find out the percentage composition of compound. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया है, इसमें हमें किसी भी कंपाउंड की फार्मूला मैथ्स बता दी गई है और इसके अलावा उसके एलिमेंट्स की मैथ्स बता दी गई है यहाँ पे। तो आपने कंपाउंड देखना है कि वो कंपाउंड क्या था। तो अप्लाइंग द फार्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड। अब मैस ऑफ एलिमेंट, पहला हमें यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है वो है कार्बन, और कार्बन की यहाँ पे हमें मैस कितनी दी गई है 5.217 ओवर डिवाइड करेंगे टोटल मैस जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 8.657 दी गई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज 60.26% आ गई। इसी तरह जो अगला एलिमेंट दिया गया है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की क्वेश्चन में आपको मैस दी गई है 0.962 ग्राम डिवाइडेड बाय 8.657 ग्राम, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो ये हमारे पास 11.11% इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट कंपाउंड जो ऑक्सीजन दिया गया था, ऑक्सीजन की मैस जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 2.478 ग्राम डिवाइडेड बाय 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई 100, और ये हमारे पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी 28.62%। तो ये आपको दोनों तरीकों से बता दिया गया है कि हो सकता है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन ना बताई गई है और आपने उसकी फार्मूला मैथ्स यूज करते की जाए, या आपको क्वेश्चन में ईच एलिमेंट की मैथ्स बता दी जाएगी और आपने उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी होगी। दोनों एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। जी तो नेक्स्ट आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन का फार्मूला क्या है, SO4-2 इन एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने सल्फेट आयन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है कि हमने एल्यूमिनियम सल्फेट की फार्मूला मैथ्स फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो एल्यूमिनियम की सिंगल एटम की मैथ्स जो है वो 27, सल्फर की होती है 32 और ऑक्सीजन सिंगल एटम होती है 16। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देखें Al2SO4 होल थ्राइस। अब एल्यूमिनियम एक सिंगल एटम की 27 है, तो 2 की हमारे पास यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 27 मल्टीप्लाई 2 ये होगी हमारी एल्यूमिनियम के लिए। अब सल्फेट की देखें, सल्फर की 32 और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन की एक की 16 होती है और यहाँ पे 4 हैं, तो 4 के लिए हम 16 मल्टीप्लाई 4, और अभी ये वाला होल थ्राइस है इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 27 मल्टीप्लाई 2 करें 54
यहाँ पे ये इनके प्लस करना होता है, प्लस का साइन आ गया। अब इसको देखें, 16 मल्टीप्लाई 4, ये 32 ऐसे ही आ गया, 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 आपका आ जाता है 64। अब 64 प्लस 32 करना है, 64 प्लस 32 करें तो हमारे पास आंसर आता है 96। अच्छा, अब यहाँ पे ये होल थ्राइस में साथ साथ लिख रही हूँ, होल थ्राइस का मतलब है अब इस 96 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 54 प्लस 96 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 288, और 288 में 54 को ऐड करें तो हमारे पास इसका मैस आ जाता है 342 ग्राम्स। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की जो हमारे पास मैस आ गई वो है 342 ग्राम्स। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो हमने सल्फेट आयन की मैस फाइंड आउट की थी, सल्फेट आयन की जो एक्चुअली बन रही है वो है 288, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन फाइंड आउट करनी है। तो आप परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन, अब क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट में देखें यहाँ पे सल्फेट के 3 आयंस हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 आयंस की ये वाली मैस फाइंड आउट करेंगे या ये वाली मैस लेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए क्या था कि मैस ऑफ द एलिमेंट, अब मैस ऑफ एलिमेंट या मैस ऑफ आयन हमारे पास कितनी है 288 ओवर फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला मैस जो टोटल मैस है वो 342 है, तो 342 और मल्टीप्लाई इसको कर देना है 100 के साथ, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इसकी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 84.21%। तो ये हमने सल्फेट आयन की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली जी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंपीरिकल फार्मूला। एक्चुअली ये पिछले टॉपिक के साथ ही कंटिन्यूस है कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है बाय इंपीरिकल फार्मूला। 9th क्लास में भी हमने इंपीरिकल फार्मूला पढ़ा था। वो क्या था कि इंपीरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम, या किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, उसको हम उसका इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, द फार्मूला वी शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम से क्या मुराद है, एग्जांपल भी दी गई है। फॉर एग्जांपल इंपीरिकल फार्मूला और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब ये जो H2O2 है ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है, लेकिन उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है HO। मतलब यहाँ पे इसकी जो 2:2 है इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे ये HO इसका इंपीरिकल फार्मूला है। इसी तरह वाटर का इंपीरिकल फार्मूला H2O ही रहेगा। एंड फॉर बेंजीन, अब बेंजीन का जो ओरिजिनल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको बोलते हैं C6H6 है, लेकिन उसका इंपीरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6:6 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं इसका इंपीरिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का। अब यहाँ पे आगे आपको बताया गया है कि आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड को उनके इंपीरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला NaCl है, मतलब सोडियम का एक एटम के साथ क्लोरीन का एक एटम अटैच है। इसी तरह अगर कैल्शियम क्लोराइड का देखें CaCl2, कैल्शियम के एक एटम के साथ क्लोरीन के 2 एटम अटैच हैं, और इसका इंपीरिकल फार्मूला CaCl2 है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है, उनके इंपीरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन जो इंपीरिकल फार्मूला है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताता। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही देखना पड़ता है। इंपीरिकल फार्मूला हमें उसकी सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। अब किसी भी कंपाउंड का अगर इंपीरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में सीखी है। उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। आपको यहाँ पे मैं याद करवा दूं, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला हमने 9th क्लास में सीखा था कि किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हो तो उसकी हमें गिवन मैस होती है ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस हम इसको कह देंगे। तो मोल्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। दिस रेशियो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। अब हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के बाद जिसके सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल होंगे बाकियों को उससे डिवाइड कर देंगे। आप इसको इजी तरीके से समझ सकते हैं। अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, फिर आपको ये सारे स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखें, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शो इट कंटेन
25.26% मैग्नीशियम। अब इसमें पहला एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है 25.26%। एंड क्लोरीन सेकंड एलिमेंट, इसमें क्लोरीन है 74.74% है। फाइंड आउट इट्स इंपेरिकल फार्मूला। तो हमने इंपेरिकल फार्मूला सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने इनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है तो हम इस कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं ग्राम्स में। कैसे कि जितनी उसकी परसेंटेज है उसी को हम उसके ग्राम की इक्विवेलेंट ले लेते हैं। मैग्नीशियम की 25.26% था, उसी को हमने 25.26 ग्राम ले लिया। इसी तरह क्लोरीन 74.74% है और इसको हमने 75.74 ग्राम से ले लिया। अब ये ग्राम्स आ गए हमारे पास। तो अगला स्टेप करना था, हमने फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था कि मैग्नीशियम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी जहां पे ये गिवन मैस है, ये गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस। अब क्योंकि मैग्नीशियम एलिमेंट एक एलिमेंट है, उसकी फार्मूला मैस 24 होती है, जबकि जो गिवन मैस दी गई है वो 25.26 है। तो डिवाइडेड बाय 24 तो ये आ जाएगी 1.05 मोल्स। अब ये मैग्नीशियम के मोल्स हैं। इसी तरह क्लोरीन की गिवन मैस हमें यहाँ पे कितनी दी गई है 74.74 ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्लोरीन की जो मैस है मॉलिक्यूलर मैस या क्लोरीन की एक एटॉमिक मैस कह लें, एक एटम की मैस 35.5, तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे 2.10। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इनके मोल्स को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट वन। अब इसमें एक मोल हमारे पास आए हैं 1.05 जबकि दूसरे हैं 2.10। स्मॉलेस्ट क्योंकि 1.05 है इसलिए दोनों के मोल्स को या दोनों वैल्यूज को हम 1.05 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं हम इसकी एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेशियो कैसे होगी 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05। क्यों? क्योंकि 1.05 स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन की 2.10 मोल थे और उसको डिवाइड करेंगे 1.05 से क्योंकि 1.05 स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। तो क्लोरीन के यहाँ पे यूनिट जो आगे 2, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा इंपेरिकल फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी MgCl2। क्योंकि क्लोरीन के 2 आए हैं तो इसलिए यहाँ पे Cl के साथ 2 लिख दिया, जबकि मैग्नीशियम का 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि आयनिक कंपाउंड है और ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है कि एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच होते हैं, 2 क्लोरीन के आयन अटैच होंगे। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। A 0.5 gram sample of compound contain 0.418 gram of antimony, एंटीमनी का सिंबल Sb, एंड 0.082 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड कहा गया और कंपाउंड के दो ही एलिमेंट है, एक एंटीमनी है और एक ऑक्सीजन है। व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो यहाँ पे हमें इनकी परसेंटेज नहीं दी गई, उनके डायरेक्ट ग्राम्स दे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमने काम करना था कि उनके ग्राम्स को उनकी मोल्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीमनी Sb। एंटीमनी या Sb की जो एटॉमिक मैस ये होती है 121.7 और ऑक्सीजन के लिए ये होती है 16। अब अगर आपने इनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो मोल्स ऑफ एंटीमनी, इसके ग्राम कितने दिए गए हैं 0.418 ग्राम्स गिवन मैस है ना, और डिवाइडेड बाय इसकी ये मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस 121.7। तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0034 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली, इतने मोल्स आ जाएंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो गिवन मैस है वो हमारे पास है 0.082 डिवाइडेड बाय 16। तो इसके मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.0051। अब अगला काम जो हमने करना है कि इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक रेशो ऑफ एंटीमनी। वो कैसे फाइंड आउट करनी है कि इसके जो मोल्स है इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो एंटीमनी के जो मोल थे वो 0.0034 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हमारे पास यही है, जो 0.0034 को 3 इसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। अब ऑक्सीजन के मोल हमारे पास है 0.0051 और जबकि स्मॉलेस्ट मोल थे 0.0034। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आता है वो 1.5 है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि क्योंकि हमने तो इम्पेरिकल फार्मूला में जो होल नंबर लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर 1.5 आ गया है तो इस रेशो को हमने कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों रेशो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेशो हमारी बन रही है 1:1.5। तो हमने क्या करना है कि दोनों तरफ इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये बन जाएगी 2:3। तो अब ये एक होल नंबर आ गया। तो अब हमारा जो फार्मूला बनेगा वो इसका कैसे बनेगा, एंटीमनी के लिए Sb, और इसके बनेंगे 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के हो जाएगा ऑक्सीजन की 3। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बन गया Sb2O3, और यही हमारा इसका इंपीरिकल फार्मूला है। जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज 64.8% कार्बन। अब यहाँ पे हमें हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन बता दी गई है। कार्बन की 64.8 है, हाइड्रोजन की 15.62 है, और ऑक्सीजन की इतनी। फाइंड आउट इट्स इंपीरिकल फार्मूला। तो सबसे पहला काम हमने जो क्या करना है कि उनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको ग्राम के इक्विवेलेंट लेना है। जैसे कार्बन के लिए 64.8 ग्राम, हाइड्रोजन की 15.62 ग्राम, और ऑक्सीजन की 21.58 ग्राम। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो इनकी गिवन मैस है उसको डिवाइड कर देना है इसके फॉर्मूला मैस से। कार्बन की हमें एटॉमिक मैस पता है 12 है, 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगी 5.4। इसी तरह हाइड्रोजन को, क्योंकि एटॉमिक मैस उसकी 1 है, तो ये 15.62 मोल्स आ जाएंगे, और ऑक्सीजन के 1.35। अगला हमने फाइंड आउट करना है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो के लिए क्या करना है कि इनके मोल को स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1.35 है, इसलिए सबके नंबर ऑफ मोल को 1.35 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन की जो रेशो आएगी 4, हाइड्रोजन की 10, और ऑक्सीजन की 1। तो यहाँ पे हमारा जो इंपीरिकल फार्मूला बनेगा वो C4, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे 4 आई थी, तो C4, और हाइड्रोजन के लिए 10 और ऑक्सीजन के लिए 1। यहाँ पे 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको एम्प्टी रहेंगे। तो हमारा जो इंपीरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा C4H10O। तो ये हमारे कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला हो गया। जी अब नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। वाटर का फार्मूला देख लें। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, और इथाइलिन का C2H4, और सल्फर के लिए S8 है। तो ये सब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जितना भी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये हमने 9th क्लास में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखा था कि किस तरीके से अगर हमें इंपीरिकल फार्मूला पता हो, इंपीरिकल फार्मूला मैथ्स पता हो, तो हम उसका किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब n क्या था, n था मॉलिक्यूलर मैथ्स ओवर इंपीरिकल फार्मूला मैथ्स। ये 9th क्लास में भी आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया है, तो इसको एक एग्जाम्पल से देखना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारा कुछ दोबारा से याद आ जाएगा कि आपने किस तरीके से ये किया था। जैसे यहाँ पे देखिए, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इंपीरिकल फार्मूला CH। अब इसका इंपीरिकल फार्मूला में दिया गया है CH है, व्हाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर मास 78 दी गई है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस भी कंपाउंड का अगर इंपीरिकल फार्मूला दिया गया है तो वहां से आपने उसकी इंपीरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करनी है। इंपीरिकल फार्मूला मास कैसे, कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन 1, तो ये आ गई 13, और मॉलिक्यूलर मास जो कि हमें यहाँ पे 78 क्वेश्चन में दी गई है। तो n फाइंड आउट करेंगे। n क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो 78 आपको दी गई थी डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इसका इंपीरिकल फार्मूला था CH, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कार्बन के लिए भी 6 आ जाएगा और हाइड्रोजन के लिए 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H6, जो कि उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो कर रहा है। जी इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाएं। ग्लूकोज हैज एन इंपीरिकल फार्मूला CH2O। इंपीरिकल फार्मूला ये है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसकी इंपीरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन क्योंकि 1 होती, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 2 लिखेंगे। 1 × 2
प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये इसकी इंपेरिकल फार्मूला मैस आ गई 30। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। एन के लिए क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 36। तो इसका यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कैसे है, 6 मल्टीप्लाई इस इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो 6 कार्बन के लिए 6 आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्योंकि 2 था तो 2 मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा 12, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी C6H12O6। ये दोनों क्वेश्चन वही हैं जो आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में भी दिए गए थे, वहां पे भी हमने तब सीखे थे और अब ये दोबारा से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप इसको रिमाइंड करें, आपको याद आ गया होगा कि आपने तब भी सीखा था और अभी वही सेम बात आप लोग सीख रहे हैं। जी आते हैं अब अपने क्विक चेक की तरफ। एन अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.71% कार्बन, इट्स मोलर मास इज 84 ग्राम पर मोल, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन, इसके पास हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन वो एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन तो आपको बता दी गई है, लेकिन दूसरे एलिमेंट की नहीं बताएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। अब यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी गई है 85.71%। हाइड्रोजन की हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन जब भी किसी भी चीज की देखते हैं तो वो हमेशा हम उसको 100% लेते होते हैं। 100% है, अब कंपाउंड की 100% है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट कार्बन की अगर 85 है तो हाइड्रोजन की कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 100 में से 85.71 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन की कंपोजिशन आ जाएगी। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ गई 14.29%। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे इसका इंपेरिकल फार्मूला पता होगा तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप हमने करना है कि इसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इनकी मैसेज परसेंटेज को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन की मैस बन जाएगी 85.71 ग्राम्स और इसी तरह हाइड्रोजन की हो जाएगी 14.29 ग्राम। अगला स्टेप जो इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का था वो था कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन आप फाइंड आउट करेंगे। कार्बन की मैस है 85.71 ओवर और इसकी मैस होती है एटॉमिक मैस 12, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो बन जाएंगे 7.143। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन की मैस क्योंकि 1 होती है वो 14.29 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 14.29 ही रहेगा। ये हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्योंकि इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा था कि किसी भी कंपाउंड का जब इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके मोल्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब उसकी एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं कार्बन की। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल कार्बन के ही हैं तो 7.143 डिवाइडेड बाय 7.143 मतलब इसकी एटॉमिक रेशियो आ गई 1। और एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना हो तो 14.29 डिवाइडेड बाय 7.143, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो इंपेरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा कार्बन की, क्योंकि एटॉमिक रेशियो 1 है तो वो कार्बन C रहेगा, और जबकि H की आ गई 2 तो यहाँ पे ये 2, तो ये CH2 अभी हमारे पास इसका इंपेरिकल फार्मूला है। अब इंपेरिकल फार्मूला से हमने इसकी फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला मैस फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, कार्बन की 12 + 2 और यहाँ पे इसकी इंपेरिकल फार्मूला मैस बन गई 14 और N फाइंड आउट करेंगे। N विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी मोलर मैस हमें 84 क्वेश्चन में दी गई थी तो इसलिए हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 14 और ये आ जाएगा 6। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा 6 मल्टीप्लाई CH2 मीन कार्बन के लिए 6 और हाइड्रोजन के लिए
12। तो ये हमारा कंपाउंड है, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, C6H12। जी नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को देखते हुए आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने जब 9th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ा था और उसमें हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी थी और उसमें अगर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता होते थे तो हम दूसरे के फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ पे भी वही तरीके उसको रिपीट किया गया है कि कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता हो तो आप किसी एक रिएक्टेंट के मोल दिए गए हो तो दूसरे के फाइंड आउट कर सकते हैं, या रिएक्टेंट के दिए गए हो तो आप अपने प्रोडक्ट के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फॉलोइंग इक्वेशन टेल अस द 1 मोल 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द 2 मोल्स ऑफ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1 मोल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इसका 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 मोल कैसे है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 1 मोल, और यहाँ पे ये इसकी मॉलिक्यूलर मास है 100 ग्राम प्लस अब यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स हो गए और इसकी मास दी गई है 73 ग्राम। प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, उस 1 मोल की मास 111 ग्राम प्लस वाटर 1 मोल है और इसकी मॉलिक्यूलर मास 18 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अच्छा यहाँ पे ये जो सारी मैसेज दी गई है ये एक्चुअली इनकी मॉलिक्यूलर मैसेज दी है। यहाँ पे अगर आप देखें कैल्शियम के लिए होता है 40, कार्बन की 12 और 40 प्लस 12 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है 16 मल्टीप्लाई 3, तो उन सबको ऐड करें तो हमारे पास 100 आता है। इसी तरह HCl के लिए देखें, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 35.5 और ये बन जाएगी 36.5, लेकिन जब क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी 73 ग्राम। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल क्या दी है, एग्जाम्पल को समझते हैं। 25 ग्राम of limestone calcium carbonate react with an excess of hydrochloric acid according to the above equation. How much calcium chloride will be produced? अब उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन दे दिया गया है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, दोबारा इक्वेशन की तरफ आपको लेके आती हूँ फिर आप इसको समझें। कैल्शियम कार्बोनेट इसके 100 ग्राम है, HCl के 73 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर यही लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है उसके 25 ग्राम हो तो हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखें 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वो 111 ग्राम है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 100, और क्योंकि 25 के लिए फाइंड आउट करना है तो 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक आसान सा मेथड है, आसान सा तरीका है, आपने इससे पहले भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब पहले तो टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक में क्या कहा गया है। लिमिटिंग, लिमिट का मतलब होता है किसी चीज का महदूद हो जाना। जब केमिकल इक्वेशन की बात करें तो उसके रिएक्टेंट में एक ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट में हो, लिमिट में होने का मतलब है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे देखें, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब जब भी केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं ऐसा रिएक्टेंट जो पहले यूज हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमें फायदा क्या होता है, जब भी कोई केमिकल परफॉर्म करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन में देखते हैं रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसमें मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई एक रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो और हम चाहते हैं कि इसकी कम अमाउंट यूज है और हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसके लिए जो रिएक्टेंट है हम उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाए और उसकी पूरी अमाउंट जो है वो यूज हो जाए और हमें अपना गिवन प्रोडक्ट भी मिल जाए। तो इसका मतलब हुआ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जिसकी तादाद या जिसकी अमाउंट लिमिट में हो, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड बताए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं और उसके थ्रू ही हम अपना न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। A limiting reactant present in a chemical reaction can be identified by following step. पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम द अमाउंट प्रोवाइडेड। कि आपको पहले कोई भी अमाउंट प्रोवाइड की गई है उससे आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट विच विल फॉर्म विद द गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट्स के मोल को देखते हुए आपने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करने हैं।
Identify the reactant which give the least amount of the product. This reactant will be the limiting reactant. अब reactant में से हमने देखना है कौन सा ऐसा reactant है जो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट यानी कम अमाउंट देता है, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इन स्टेप्स को लिए समझने के लिए आगे जो एग्जांपल दी गई है उसको देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in gram produced when 25 gram of glucose react with 40 gram of oxygen in the following photosynthesis reaction। ये हमें रिएक्शन दिया गया है, ये C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, रिएक्ट कर रहा है 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है इस कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि आपको ग्लूकोज के 25 ग्राम दिए गए हैं और ऑक्सीजन के 40 ग्राम। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या करना था, रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 और जो गिवन मोल क्वेश्चन में दिए गए थे 25 डिवाइडेड बाय 180, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज के मोल आ गए 0.148। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन की अमाउंट जो हमें दी गई थी 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ऑक्सीजन के एक एटम की 16 मास है और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन O2 है इसलिए यहाँ पे ये 32 हो जाएगा, तो ये आ गया 1.25 मोल। अब उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्टेंट के मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या है करना है कि इन रिएक्टेंट्स के मोल को देखते हुए प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आप अपनी इक्वेशन की तरफ आए, इस इक्वेशन को देखें, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.148। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर देखें तो हमने इसके 0.148 मोल फाइंड आउट किए थे, इसलिए यहाँ पे ये 0.148 आएगा। इसकी करेक्शन आप कर लें तो 0.148 मोल ऑफ ग्लूकोज विल गिव 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.148 और ये आ जाएगा हमारे पास मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह अब रिएक्टेंट था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये जो हमने इसके मोल्स फाइंड आउट किए थे 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 1.25 तो 1.25 मोल्स ही आएगा। अब इसमें हमने देखना है किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ग्लूकोज के जो मोल थे कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए वो 0.848 थे, जबकि ऑक्सीजन के 1.25, तो इसमें कम वैल्यू 0.848 है, इसीलिए हमारा ग्लूकोज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड obtained from glucose is less than that of oxygen, so glucose is the limiting reactant। तो इसलिए हम कह देंगे कि ग्लूकोज हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस है, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी मोलर मास के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आ जाएगी 36.96 ग्राम्स। जी यहाँ पे देखिए हमारा क्विक चेक, इफ यू रिएक्ट 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस विद 500 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विच रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी गई है, क्लोरीन रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और बनता है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास एक क्लोरीन का होता है 35.5। अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है इसलिए इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 71। आगे जो हमारा रिएक्टेंट है वो पोटेशियम आयोडाइड है, के फॉर पोटेशियम और आई फॉर आयोडीन। पोटेशियम का जो मास है वो होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, तो पोटेशियम आयोडाइड इसका मॉलिक्यूलर वेट बनेगा 166 ग्राम पर मोल। अब इनके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन की जो गिवन मास है वो हमारे पास है 100 ग्राम और इसकी मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट की थी 71, 100 डिवाइडेड बाय 71, तो ये हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे 1.41 मोल्स ऑफ क्लोरीन। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड की हम फाइंड आउट करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की जो गिवन मास हमें क्वेश्चन में दी गया 500 ग्राम, 500 डिवाइडेड बाय 166, तो ये हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे 3.01 मोल।
जी, यहाँ पे हमने अपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। आप आते हैं अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे इसके साथ 2 आएगा, ये 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब बैलेंस इक्वेशन की तरफ देखें, क्लोरीन का 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अगर 1 मोल इतने प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे जो हमने 1.41 मोल फाइंड आउट किए तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1.41 मल्टीप्लाई 2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.82 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब अगला रिएक्टेंट हमारा था पोटेशियम आयोडाइड। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आना है, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन से 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है, तो 1.41 के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.82 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। अब अगला हमारा रिएक्टेंट था पोटेशियम आयोडाइड KI का देखिए 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। 2 moles of potassium iodide it will produce the 2 moles of potassium chloride। अगर 2 मोल से 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे 3.01 मोल के लिए कितना हो जाएगा, पहले करेंगे 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल प्रोड्यूस ये 2/2 और 3.01 मोल इट विल प्रोड्यूस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.01, तो ये हमारे मोल्स जो आ जाएंगे वो 3.01 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें, क्लोरीन से जो हमें पोटेशियम क्लोराइड के मोल्स मिल रहे हैं वो थे 2.82 मोल्स, जबकि पोटेशियम आयोडाइड से मिल रहे हैं वो है 3.01। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये पोटेशियम क्लोराइड के लेस मोल्स क्रिएट कर रहा है जो कि 2.82 है। आज का हमारा टॉपिक है यील्ड। सबसे पहले तो हम देखेंगे यील्ड का मतलब क्या होता है। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन, या उर्दू में हम उसको बोलेंगे पैदावार। प्रोडक्शन किसकी? प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक्चुअली हमारा यील्ड है। तो यील्ड की डेफिनेशन भी क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो हमारा यील्ड है। अब यील्ड की 2 टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड और दूसरा होता है थ्योरेटिकल यील्ड। नंबर 1 इज एक्चुअल यील्ड एंड नंबर 2 इज थ्योरेटिकल यील्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल यील्ड हमारा वो एक्चुअल यील्ड है जो हमें पैदावार हासिल होती है और ये 100% नहीं होती, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम अपनी केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। इसको हम कह लेते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये 100% तक आ सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एक्चुअल यील्ड जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और ये 100% तक नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है, कुछ हमारे रिएक्टेंट वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए जो हमें एक्चुअल यील्ड मिलता है वो हमारा बिल्कुल पूरा नहीं होता। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अपनी कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखें एक्चुअल यील्ड की जो डेफिनेशन दी गई है, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। यहाँ पे अब जो बात की है केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म, मतलब जो हम फिजिकली ये परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो उस वक्त हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमारा एक्चुअल यील्ड है। जबकि दिस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली तो आपके पास एक क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसका आंसर आप यही देंगे कि जब एक्चुअल यील्ड की हम बात करते हैं तो एक्चुअल यील्ड में जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें वेस्ट ऑफ मैस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। अब जैसे थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन दी गई है, तो थ्योरेटिकल यील्ड इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच वी कैलकुलेट अज्यूमिंग दैट ऑल द रिएक्टेंट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब थ्योरेटिकल यील्ड वो है जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अब किसी भी रिएक्शन की अगर एफिशिएंसी चेक करनी हो तो वो केमिस्ट क्या करते हैं, उसके एक्चुअल यील्ड को
थ्योरेटिकल यील्ड के साथ कंपेयर करते हैं और हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और इसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एग्जांपल दी गई, एग्जांपल को समझते हैं जी। एग्जांपल की तरफ आते हैं। A chemist react 50 ग्राम of zinc with excess of nitric acid to get 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट। अब यहाँ पे ये जो जिंक नाइट्रेट की अमाउंट दी गई है ये एक्चुअली इसका एक्चुअल यील्ड है जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगा तो हम उसके परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैसे फाइंड आउट करना है? हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, जिंक प्लस 2HNO3 इज इक्वल्स टू जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक नाइट्रेट का थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले अपने रिएक्टेंट्स के मोल पता होने चाहिए। तो रिएक्टेंट के मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें हमें जिंक की मैस गिवन है। अगर गिवन मैस हमारे पास हो तो उसकी मॉलिक्यूलर मैस के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो दिया गया अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट एक्चुअली ये आपका एक्चुअल यील्ड है जी। थ्योरेटिकल यील्ड अब देखें, थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ जिंक गिव 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। अगर हमें जिंक के मोल्स पता हो तो हम जिंक नाइट्रेट के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिंक के मोल कैसे फाइंड आउट किए थे? यहाँ पे देखें जिंक की जो गिवन मैस थी वो 50 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मैस। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक के 0.76 मोल्स आ गए। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट देता है तो 0.76 मोल ऑफ जिंक हमें देगा 0.76 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। तो अब ये जो हमने मोल्स फाइंड आउट किए हैं एक्चुअली हम इसका थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने ग्राम्स में देना है तो क्या करेंगे कि इन मोल्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ मोल है उसको उसकी मॉलिक्यूलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट इसके 0.76 मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मैस, तो यहाँ पे 143.92 ग्राम्स आ गए और ये क्या है? ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है। तो इस तरीके से हमने अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल उसका फार्मूला लिखेंगे एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो हमें क्वेश्चन में उसकी अमाउंट दी गई थी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारी परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई? 55.7%। जी आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। Find out the theoretical yield and percent yield of oxygen generated by heating 40 gram of KClO3. Molecular mass is 122.5. The mass of oxygen gas produced is 14.9 gram. अब यहाँ पे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बताया गया 14.9 ग्राम ये हमारा एक्चुअल यील्ड है ऑक्सीजन का। हमने फाइंड आउट क्या करना है? थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड अगेन हम किससे फाइंड आउट करेंगे? अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो उसको फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। जी जो हमें गिवन है उसमें KClO3 के 40 ग्राम्स दिए गए हैं। KClO3 मीन पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट के 40 ग्राम ये इसकी गिवन मैस है और मॉलिक्यूलर मैस जो आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दी गई है और वो क्या दी गई है? 122.5 ग्राम। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं पोटेशियम क्लोरेट के। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस, तो 40 डिवाइडेड बाय 122.5, तो ये हमारे मोल्स आ जाएंगे। जी 40 को 122.5 से डिवाइड करें तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो 0.326 मोल्स आ जाएंगे। अब ये मोल्स आए हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट के। अब आते हैं हम अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करना है थ्योरेटिकल यील्ड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 मोल्स इतने हैं तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे ये जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे 0.0326 मोल्स के लिए
वो इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.326। जी स्टूडेंट्स, जहाँ अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.326, तो इसको कैलकुलेट करें 3/2 हमारा बन जाता है 1.5 मल्टीप्लाई 0.326। तो इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो आएंगे 0.489 मोल्स। तो 0.489 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो मोल्स आए हैं ये एक्चुअली हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है, तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमने पहले इन मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है जी। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ऑक्सीजन 0.489 मल्टीप्लाई 32, तो ये ग्राम्स में हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगी 15.648 ग्राम्स। अब ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है जो कि ऑक्सीजन का है, जबकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन का जो एक्चुअल यील्ड दिया गया था वो था 14.9 ग्राम एक्चुअल यील्ड था। हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड 14.9 उसको हम डिवाइड कर देंगे अपना थ्योरेटिकल यील्ड से 15.648 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 95.2%। तो ये हमने इस तरीके से परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट कर लिया जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की। अब परसेंटेज प्योरिटी क्या है? प्योरिटी का मतलब है किसी चीज का खालिश होना। जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसकी प्योरिटी कितने परसेंट है, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। इन केमिस्ट्री प्योरिटी रेफर टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसमें किस हद तक इम्प्योरिटी से फ्री है वो उसकी प्योरिटी कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी है डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, तो इसको हम बोलेंगे प्योरिटी। और परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। मतलब अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल था उसमें कितने परसेंट तक प्योर कंपाउंड है वो उसकी परसेंटेज प्योरिटी कहलाएगी। परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? मैस ऑफ द प्योर सैंपल ओवर टोटल मैस ऑफ द इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा जी। आते हैं एग्जांपल की तरफ। 12 ग्राम सैंपल ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वाज फाउंड टू कंटेन 11.57 ग्राम ऑफ द एक्टिव ड्रग। अब यहाँ पे टोटल मैस जो है वो 12 ग्राम है, जबकि इसमें एक्टिव ड्रग का मतलब है उसकी प्योरिटी बताएगी कि 11.57 ग्राम उसमें प्योर था। फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? मैस ऑफ द प्योर ड्रग ओवर टोटल मैस। अब प्योर ड्रग की मैस जो हमारे पास यहाँ पे दी गई थी वो 11.57 ग्राम थी, डिवाइडेड बाय टोटल मैस 12 ग्राम डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.4%। तो इसका मतलब है जो हमें ड्रग रिसीव हुई है वो तकरीबन 96.4% प्योर है जी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज, और सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये सारे जो है वो क्वेश्चंस है जिसको हमने सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। आरटीपी मीन रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे हमने जब मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन थी। अगर 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होते हैं और आपने फाइंड आउट करने हैं 15 मोल्स में, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ। तो 15 को अगर 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो है 360 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन होगी जी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, यहाँ पे मीथेन नेचुरल गैस का फार्मूला है CH4, ये आपने याद रखनी है बात, विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में मोल्स पूछे गए हैं कि मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको गिवन वॉल्यूम है 18 डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला कैसे बनाएंगे? आप देखें कि जब हमने मोल्स का फार्मूला पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैस की तो बात ही नहीं की गई, यहाँ पे तो बात की गई है वॉल्यूम की।
तो वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, वहां पे हम गिवन मास की बजाय लिख देंगे गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम हमें यहाँ पे कितना है 18 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम वो हमें पता है कि ईच गैस का 1 मोल है, उसका मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब फिक्स है। तो हम क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 24। तो जब इसको डिवाइड करें हमारा आंसर आता है 0.75 मोल। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इफ 2 ग्राम ऑफ इट आर डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे कोई सोल्यूशन बनाया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और उसकी मोलर कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि उसकी गिवन मास हमारे पास दी गई है 2 ग्राम। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, KOH, K फॉर पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड KOH, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करनी है। क्यों मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करनी है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता होगी तो हम इसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर मास देखें 39 पोटेशियम की होती है, प्लस ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो इसकी मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगी 56 ग्राम पर मोल। अब इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 56, तो ये हमारे इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0357 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, मोल्स फाइंड आउट कर लिए। हमने फाइंड आउट क्या करना था, मोलर कंसंट्रेशन। अगर आप देखें तो मोलर कंसंट्रेशन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए उसका फार्मूला था मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल तो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो 0.0357 मोल है, और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने हमेशा डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लिया था, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम दिया गया था 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपने उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, और चेंज करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 0.01 डेसीमीटर क्यूब। अब आते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल भी हमें पता चल गए हैं, मोल कितने थे हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किए थे 0.0357 मोल, और वॉल्यूम भी हमने डेसीमीटर क्यूब में ले लिया है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम सोल्व करते हैं। 0.0357 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 0.357। तो अब अपनी ऑप्शन चेक करते हैं कहां पे ये ऑप्शन में है। जी, जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था वो था 0.357, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 डिजिट तक दी गई है, तो अगर उसको राउंड ऑफ करें तो 0.36 बनता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 0.36। जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ NaCl नीडेड टू मेक अ 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड की मास फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको गिवन डाटा में इसका वॉल्यूम दिया गया 15 डेसीमीटर क्यूब और उसकी कंसंट्रेशन है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंसंट्रेशन का फार्मूला देखें तो कंसंट्रेशन का फार्मूला बनता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी, और मास हमने फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मास आ जाएगी। तो मास विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब कंसंट्रेशन हमारी दी गई है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम 15, तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो इसलिए 10.5 ग्राम इसका आंसर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इफ इट्स 10 cubic centimeter reacts with the 20 cubic centimeter of sodium hydroxide solution having the concentration 0.1 mole per decimeter cube। अब ये वही क्वेश्चन है जिसमें टाइट्रेशन की जाती है एक एसिड की बेस के साथ, और यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो हमारा वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में।
जी स्टूडेंट, अगर तो आपने ये मेरा लेक्चर सुना होगा कंसंट्रेशन टाइट्रेशन वाला, वहां पे मैंने आपको एक डिफरेंट फार्मूला बताया था जो आपकी बुक में नहीं था। वो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एसिड और बेस को ये M1V1 ओवर N1 फार्मूले के साथ लिखा था, जबकि बेस के लिए M2V2 ओवर N2। अब M1 क्या है, जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, V1 एसिड का वॉल्यूम और N1 उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहां से आएंगे, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। जबकि बेस के लिए उसकी कंसंट्रेशन जो कि क्वेश्चन में दी गई है, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया गया है, और N2 इसके नंबर ऑफ मोल है। अब यहाँ पे देखें, आपको जो एसिड का वॉल्यूम दिया गया था V1, एसिड वॉल्यूम V1 जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 1000 के साथ डिवाइड किया तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 0.01। इसी तरह हम बेस के लिए फाइंड आउट करते हैं बेस का वॉल्यूम, जिसको मैंने अपने क्वेश्चन में V2 कहा है। क्वेश्चन में आपको 20 दिया गया है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर को आपने 1000 के साथ डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में लेके आना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.02 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास दोनों के वॉल्यूम आ गए। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने आपसे बताया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे। तो अगर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो कुछ ऐसे बनती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड reacts with 2 moles of sodium hydroxide and it will produce sodium sulfate Na2SO4 and water। तो 2 moles of water। अब यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल 2। तो इसका मतलब हुआ है N1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसी तरह V1 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया वो है 0.01 डेसीमीटर क्यूब, जबकि V2 है 0.02 डेसीमीटर क्यूब। और मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन M1 एसिड की हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि M2 जो दी गई है वो आपके क्वेश्चन में 0.1 दी गई है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो M1 V1 ओवर N1 विल बी इक्वल टू M2 V2 ओवर N2। हमने फाइंड आउट क्या करना है M1, तो M1 के लिए ऐसे ही लिखा रहने दिया, जबकि अगला फार्मूला M2 V2 ओवर N2 जो कि सारी बेस की क्वांटिटीज है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल डिवाइड हो रहे थे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो वॉल्यूम इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। अब हम वैल्यूज लिखते हैं। M2 क्या थी हमारे पास 0.1, जबकि वॉल्यूम हमारे पास था V2 0.02। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस जो बैलेंस इक्वेशन से लिए थे वो 2 थे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल 1 एसिड के और वॉल्यूम इसका क्या था 0.01। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन की तो जो इसकी कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑप्शन देखिए, इसमें सी ऑप्शन में 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। इफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 178 ग्राम पर मोल एंड इट्स इंपिरिकल फार्मूला इज दिस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला दिया गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई इंपिरिकल फार्मूला। अब ना तो यहाँ पे हमें N पता है और ना इंपिरिकल फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया गया है C3H5O3। तो अब पहला काम हमने क्या करना है, N फाइंड आउट करना है। N फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 178 दी गई है, तो 178 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, वो कहां से फाइंड आउट करनी है, जो हमें क्वेश्चन में इंपिरिकल फार्मूला दिया गया है C3H5O3। कार्बन की हमें पता है, अगर आप देखें कार्बन के लिए 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस हाइड्रोजन की 1 होती है और मल्टीप्लाई 1 5 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की 16 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे इसकी इंपिरिकल फार्मूला मास अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है 89।
तो अब दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो 178 डिवाइडेड बाय 89, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ जाएगी 2। अब क्या करना है, हम दोबारा अपने इस फॉर्मूले की तरफ आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या दिया गया था, C3H5O3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 2 6, तो C की वैल्यू बन जाएगी C6, H की बन जाएगी 10 और ऑक्सीजन की बन जाएगी 6। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा, C6H10O6। तो यहाँ पे इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का C6H10O6 होगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन एयर विच कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब नेचुरल गैस एयर में बर्न हो रही है तो इसमें आपने बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है, वो जो लिमिट्स में हो, जो जल्दी खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब भी कोई भी नेचुरल गैस एयर की मौजूदगी में बर्न होती है तो हमें पता है कि एयर हमारे पास एक्सेस में है। जो चीज एक्सेस में हो वो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट नेचुरल गैस ही होगी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जी लास्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ द कंपाउंड इज 0.98 ग्राम व्हाइल द थ्योरेटिकल यील्ड इज 0.217, यहाँ पे फील्ड लिखा है, इसको आप करेक्ट कर दें, ये फील्ड नहीं, ये हमारा यील्ड है। व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड, तो आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने का हमारा क्या फार्मूला था कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है 0.198 डिवाइडेड बाय 0.217 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 91.24% आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट होगी, 91.2%। तो ये इसका परसेंटेज यील्ड है। जी स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी। मोलर वॉल्यूम मीन 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका आंसर देखें, द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। दिस मीन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट आरटीपी। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी गैस का 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और वही इसका मोलर वॉल्यूम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस। मोलर वॉल्यूम हमारे लिए यूजफुल कैसे है, कैसे ये हमें बेनिफिट देता है या किस तरीके से हमें इससे फायदा मिलता है। अब किसी भी अगर गैस का मोलर वॉल्यूम दिया गया है तो वहां से हम उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो हम उसकी कंसंट्रेशन या उसकी मैस इन ग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें अगर किसी गैस का मोलर वॉल्यूम दिया गया है तो इससे हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देखें, द कांसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम हेल्प अस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स एंड वाइस वर्सा। It is very useful in the stoichiometric calculation involving the gases. Stoichiometric calculation जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो मोलर वॉल्यूम से हम फर्दर उसकी रीडिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोलर वॉल्यूम रिलेट टू एवोगैड्रोस लॉ। मोलर वॉल्यूम को आप एवोगैड्रोस लॉ से कैसे रिलेट करेंगे। तो आपको याद होगा इससे पहले चैप्टर में हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम फिक्स है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देयरफॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम मींस 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आप इसको एवोगैड्रोस लॉ के साथ रिलेट करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई May 2 different compounds show the same empirical formula। 2 different compound है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला क्यों सेम होता है। तो हमने पढ़ा था इंपेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम दिखाता है, ये एक्चुअल नंबर को नहीं शो करता। तो इसलिए कोई भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। और इसकी एग्जाम्पल भी जैसे दी गई थी बेंजीन और इथाइन। तो इसका आंसर देखते हैं, 2 different compound may have the same empirical formula because the empirical formula show only the simplest whole number ratio of atom not the actual number। एक्चुअल नंबर अगर शो करेंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल भी देखें, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है जबकि इसका इंपेरिकल फार्मूला CH।
एम्पिरिकल फार्मूला CH कैसे होगा कि हमने इस रेशो को सिंपलेस्ट कर दिया तो CH बनेगा। इसी तरह इथाइन C2H2 जबकि एम्पिरिकल फार्मूला CH। तो अब बेंजीन और इथाइन दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिफरेंट है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का सेम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट। परसेंटेज यील्ड की इंपॉर्टेंस बताया कि क्यों आप किसी भी चीज का परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड हम क्यों फाइंड आउट करते हैं कि वो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी बताता है कि कितने परसेंट हमारा रिएक्शन एफिशिएंट रहा है। तो percentage yield indicate the efficiency of chemical reaction. It compares the actual yield with the theoretical yield and help the chemist to determine how successful our reaction will be. तो कितना रिएक्शन सक्सेसफुल रहा है। रिएक्शन सक्सेसफुल होने से मुराद है कि कितने रिएक्टेंट या कितने परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितने परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इफ इट कंटेन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास वॉल्यूम तो दिया गया है 1 डेसीमीटर क्यूब लेकिन मोल्स नहीं है। तो मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 49 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड इसके मोल कैसे बनाएंगे कि उसके मोलर मैस के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 प्लस सल्फर की 32 और ऑक्सीजन की 16 होती है तो 4 × 16 तो 98 ग्राम पर मोल इसकी मॉलिक्यूलर मैस आ गई। जबकि गिवन मैस कितनी थी 49 डिवाइडेड बाय 98 तो 0.5 मोल। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए थे वो थे 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 1 तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।